So, hi all. In this session, we will talk about topic 7.4 homogeneous equilibria. तो इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. बिफोर दैट, मैं देख रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं. आसान ही है. Problem 7.1. The following concentrations were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2, यानी हैबर्स प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है. हम्म. यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से हमने अमोनिया बनाया एट इक्विलिब्रियम एट 500 डिग्री केल्विन. तो एक फिक्स टेम्परेचर पर हम इक्विलिब्रियम को मेजर करते हैं. जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई, एट दैट टाइम concentration of N2 was this, molar concentration of H2 was this, and molar concentration of ammonia was 1.2 into 10 to the power minus 2. ठीक है. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो पहले हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. ये हमने लिख लिया. और फिर तो देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है. तो जो केसी का जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो concentration of the component of chemical reaction on the product side divided by concentration on the reactant side. और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनको हम पावर में यूज करते हैं. ठीक है. जैसा कि NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है उसके पावर 2 होगा क्योंकि 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. सिमिलरली नाइट्रोजन का तो 1 होगा लेकिन हाइड्रोजन का 3 होगा. And we will put all the respective values और फिर हमारा आंसर जो है 1.06 into 10 to the power 3 आया. यानी कि इसी की वैल्यू 10 to the power 3 आ रही, यानी कि रीजनेबली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये रिएक्शन प्रोसीड होगा. ठीक है. तो जो कंडीशंस हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को फेवर करेंगे. ठीक है. आई होप ये एग्जाम्पल 7.1 आपको समझ में आया होगा. Moving on to problem 7.2. At equilibrium, the concentration of N2 and O2 and NO, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं. इन अ सील्ड वेसल एट 800 डिग्री केल्विन. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे. व्हाट विल बी द केसी ऑफ द फॉर द रिएक्शन. ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि पहले वाला था, एग्जाम्पल नंबर 1. तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. तो ठीक है, केसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे. प्रोडक्ट साइड में NO है तो NO के पावर 2 क्यों होगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय concentration of N2 and concentration of O2. We will put respective values and we will get the value of Kc. Kc 0.6 है, यानी कि ये स्लो रिएक्शन है. मतलब और मतलब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात नहीं हो रही है. कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा नहीं टूट रहा और इक्विलिब्रियम पर जो फेयर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट साइड्स भी होंगे और फेयर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट साइड्स भी होंगे. कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ज़्यादा रिएक्टेंट टूटेगा भी नहीं. ठीक है. ऑल राइट. तो यानी कि केसी की वैल्यू देख करके नेचर ऑफ रिएक्शन जो है या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं. चलो, तो ठीक है. नाउ वी आर इन टॉपिक 7.4 होमोजेनियस इक्विलिब्रिया. तो इक्विलिब्रियम एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस के हम निकालेंगे जिसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सबकी जो मीडियम है वो सेम है. सारे के सारे उनकी जो फेज हैं वो सेम है. यानी कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन
whether they are on the reactant side or product side, they are in homogeneous phase. ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं. इन a homogeneous system all the reactants and products are in the same phase. ठीक है, for example in gaseous reaction N2 and 3H2 2NH3, इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया ये सारे गैसियस फॉर्म में. Reactant and product are in the homogeneous phase. Similarly, for the reaction, CH3, COO, C2H5 plus H2O, यहाँ पर जो है जो रिजल्ट आ रहा है CH3, COOH एंड C2H5OH. ठीक है, तो एक्वस फॉर्म में है, सारे के सारे लिक्विड स्टेट में है. Fe3 एक्वस एंड HCl माइनस ये आयंस हैं, और FeSCN2 ये भी एक्वस है. तो ये सारे के सारे इनकी जो फेज हैं वो सब बिल्कुल होमोजीनियस हैं. All the reactant and products are in homogeneous solution phase. We shall now consider equilibrium constant for some homogeneous reactions. थोड़ी इनके बारे में और बातें हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, equilibrium constants in gaseous system. तो जो गैसियस सिस्टम जो है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फेज में है, वहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे मेजर करेंगे. तो फॉर वी हैव, क्योंकि गैसियस फॉर्म में हम कंसंट्रेशन जो है के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते बल्कि पार्शियल प्रेशर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. तो वी हैव एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यानी कि अभी तक जो भी बातें हमने करी है या तो लिक्विड स्टेट में है या फिर एक्वस फॉर्म में है. लेकिन अगर गैसियस फॉर्म में है तो उस वक्त हम क्या करेंगे. तो जैसा कि हमने अभी तक बात की है कि हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में बात करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, and use a symbol Kc for it. For reactions involving gases, however, it is usually more convenient to express equilibrium constant in terms of partial pressure. क्योंकि गैसेस फॉर्म में होता है तो हम नॉर्मली हम उसके पार्शियल प्रेशर को ही हम मेजर करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं. तो ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू N अपॉन V RT. अगर वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, अगर वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इस तरीके से, और RT, इसको RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा. P is the pressure in Pascal and N is the number of moles of gas. V is the volume and T is temperature in Kelvin, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता चल चुका है. तो N अपॉन V कॉन्सेंट्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, और P इज इक्वल टू CRT बनता है. ठीक, और यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम लीटर में के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो R की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 0.0831 बार लीटर मोल केल्विन. ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि P इज इक्वल टू CRT. तो और हम जो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं एट ए फिक्स टेम्परेचर को फिर हम चेंज नहीं करते, टेम्परेचर फिक्स रहता है. R तो हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट है जैसा कि हमें पता है. इसका मतलब ये हुआ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. तो यानी कि गैस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा. ठीक है, इस चीज को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. I2 एंड इट गिव्स 2HI. इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला हम निकल करके आएगा वो HI की कॉन्सेंट्रेशन के पावर 2 डिवाइडेड बाई H2
मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओके फाइन। तो यानी कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको प्रेशर लिखना है, अगर हमें प्रेशर लिखना हो तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई इंटू आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है पहले से, ये देखिए, यानी P इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है तो हम पार्शियल प्रेशर इनके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, इक्विलिब्रियम ये जो Kp की वैल्यू निकालते हैं, Kp की वैल्यू क्या है भाई, Kp की वैल्यू जो है ये प्रेशर, प्रेशर के फॉर्म में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर एच आई जो है आर टी के पावर 2 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन और आई टू आर टी। तो यहाँ पर आर टी स्क्वायर और आर टी स्क्वायर, आर टी का होल स्क्वायर एंड आर टी का होल स्क्वायर, ये दोनों जो है कैंसिल हो गए। तो यानी कि इस केस में के पी कम्स आउट टू बी इक्वल टू के सी, ठीक है। तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, के पी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू के सी। तो उसके बारे में हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं और कितने सारे रिएक्टेंट्स हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो Kp विल बी इक्वल टू Kc होगा, और अगर दोनों में फर्क है, जैसे कि आप देखो फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 2HI, यानी कि 2 मोल्स, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन मिल करके 2 मोल HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी 2 मोल हैं और रिएक्टेंट साइड में भी 2 मोल हैं, ठीक। यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू जो हुई, डेल्टा एन जी की वैल्यू हुई 0। यानी नंबर ऑफ मोल्स में जो चेंजेस हैं उसमें बिल्कुल 0 चेंज हुआ। ऐसी सिचुएशन में Kp विल बी इक्वल टू Kc, ठीक है। लेकिन अब आओ बारी बारी से देखते हैं कि अगर डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 1 है या फिर डेल्टा एन लेस देन 1 है, उस केस में रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। इन दिस एग्जांपल Kp इज इक्वल टू Kc, जो HI वाला जो केस है, हाइड्रोजन एंड I2 2HI, इस केस में Kp इज इक्वल टू Kc है। बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर इक्वल। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे हमने निकाला और पार्शियल प्रेशर पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। However, this is not always the case. For example, in the reaction this, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि NH3 के कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है, उसका जो जो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम कन्वर्ट करें तो NH3 RT का स्क्वायर हुआ, सिमिलरली N2 और H2। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो रहा है कि Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर -2 आ रहा है, ठीक है। तो एक जनरल इक्वेशन लेते हैं और वहां पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको मैं करके दिखा देता हूं। तो क्योंकि अगर खुद से करो तो ज्यादा समझ में आता है। और C एंड D, तो ये सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है। ऑल जो कंपोनेंट्स हैं जो भी हैं रिएक्टेंट साइड में और या फिर प्रोडक्ट साइड में, सारे के सारे गैसियस स्टेट में। तो अब हम क्या करें, तो Kp की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं।
केपी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट जो पार्शियल प्रेशर है वो ए का और उसके पावर ए हो गया। लेकिन ये तो रिएक्टेंट साइड है ना, हमें पहले प्रोडक्ट साइड का लेना है। तो सी एंड डी के पावर डी डिवाइडेड बाय ए का ए डिवाइडेड बाय बी की पावर बी। ठीक है, ये इनके जो है अच्छा, इनका प्रेशर जो है पी, तो ऐसे नहीं करते हैं, इसको पी लिख देते हैं, पी। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो P इज इक्वल टू सी आर टी होता है, जैसा कि हमने पहले इसको करके समझा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सी कॉन्सेंट्रेशन सी आर टी के पावर सी और सी डी आर टी टू द पावर डी। Similarly, concentration of A RT की पावर A और concentration of B RT to the power B। एक्चुअली हम लोग जिस तरीके से ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट अ वेरी गुड मैथड, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी को हम लोग डी इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब आर टी के पावर सी प्लस टी लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करें और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो आर टी के पावर ए प्लस बी। तो अच्छा, ये चीज क्या हुई, जैसा कि हमें पहले से पता है, इसको तो हम के सी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम के सी और आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो सी प्लस डी, सॉरी ये ऐसे लिखो, सी प्लस डी, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उनके डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। यानी कि प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं और रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, उनका डिफरेंस। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, के सी आर टी टू द पावर डेल्टा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन करके आया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, या फिर डेल्टा एन जी बोल दो। ठीक है, इस तरीके से हम इसे, अच्छा ये देखो आप, ये अगर डेल्टा एन जी जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी कि प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, उस केस में के पी जो होगा वो ग्रेटर देन के सी होगा। अगर डेल्टा एन जी लेस देन 1 है तो के पी जो होगा वो लेस देन के सी होगा। और डेल्टा एन जी अगर इक्वल टू है तो के पी विल बी इक्वल टू, डेल्टा एन जी अगर इक्वल टू 1 है तो के पी विल बी इक्वल टू के सी होगा।
तो आई होप ये बहुत ही सिंपल था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने आपको बताया है, यही बातें एनसीईआरटी में भी कही गई हैं। वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमने डेल्टा एन को समझ लिया। इट इज नेसेसरी दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ केपी pressure should be expressed in bar because the standard state of pressure is 1 bar. We know from unit 1 that 1 Pascal is 1 Newton meter square and 1 bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, अब जरा हम लोग केपी वैल्यूज फॉर सेलेक्टेड रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर आर गिवन इन टेबल 7.5। तो जरा इस टेबल को स्टडी करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। N2 N3 यानी हेबर्स प्रोसेस है ये, और 298 डिग्री केल्विन पे हम देखते हैं कि 6 इंटू 10 टू द पावर 5 6 इंटू 10 टू द पावर 5 केपी की वैल्यू आ रही है, यानी कि ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन 400 डिग्री सेल्सियस पे 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, ये जो है टेम्परेचर जो है, इतने हाई टेम्परेचर इसको फेवर नहीं कर रहा है। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर हम कम रखें तो उतना बढ़िया हमारे लिए। तो आप बोलोगे कि यार ठीक है, फिर तो टेम्परेचर और कम कर देते हैं, खूब सारा कम कर देते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे ना तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी घट जाती है और रिएक्ट ही करना बंद कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे मॉलिब्डेनम है, तो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करके इस रिएक्शन को स्मूथली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करा सकते हैं। 500 डिग्री केल्विन पर देखो हालत और ज़्यादा खराब है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर पर केपी या फिर केसी की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, और किस तरीके से टेम्परेचर का बढ़ना किस तरीके से रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, या फिर रिएक्शन टेम्परेचर का बढ़ना किस तरीके से रिएक्शन को हिंडर करता है। ये सारी चीज़ें हम इस टेबल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि डेल्टा एन यहाँ पर क्या है, वो है -2, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपको नंबर ऑफ मोल्स 2 मिल रहे हैं और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 4 है। तो 2 - 4 इट कम्स आउट टू बी -2। अच्छा, यहाँ पर आप देखो SO2 reacts with O2, it gives SO3। तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -1। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 298 पे 4 इंटू 10⁻24 है, और टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो घट रहा है, और 700 डिग्री सेल्सियस पे और घट रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन को फैसिलिटेट नहीं करता है, बल्कि रिएक्शन को हिंडर कर रहा है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इसका मतलब वही टेक्निक फिर से अपनाएंगे कि टेम्परेचर कम रखेंगे और कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर देखते हैं थर्ड रिएक्शन, डेल्टा एन क्या है, वो 1 है, और हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गैसियस फॉर्म में जो रिएक्शंस होंगे, पहले हम डेल्टा एन को देखेंगे, अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 है तो टेम्परेचर राइज विल नॉट फैसिलिटेट,
और अगर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो है देन टेम्परेचर राइज विल फैसिलिटेट द रिएक्शन। ये कम से कम टेबल देख करके ये इंटरप्रेट तो हम कर रहे हैं, ठीक है। बस मैं इस डिस्कशन को यहीं तक रोकता हूँ, क्योंकि और आई विल एंड दिस आई वांट यू टू थिंक अबाउट ऑल दीज सिनेरियोज। आगे एक टॉपिक है जिसमें हम बहुत ग्रेट डिटेल में बातें करेंगे कि क्या किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाना रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा या फिर हिंडर करेगा, किस तरीके से प्रेशर को बढ़ाना। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे। तो अभी तो बस हमें ये समझना है कि व्हाट इज केपी, व्हाट इज केसी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलो भाई, विदाउट लुकिंग to the solution part of this example, let's try to solve this question। तो PCl5 जो है उससे PCl3 और Cl2 बनता है, ठीक है। तो यानी डेल्टा एन कितना हुआ, 1 होगा, ठीक है। और 500 डिग्री केल्विन पे उसके कॉन्सेंट्रेशन जो है दिए हुए हैं ये सारे। तो पहले तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, और Kp क्या होगा, तो इन्होंने केपी पहले निकाल लेते हैं। नहीं, केपी क्यों निकालें, जब सब कुछ दिया ही हुआ है तो कौन केसी निकालो फिर। तो पीसीएल थ्री की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, और सबकी स्टोकियोमेट्रिक भी जो है 1 है, तो बड़ा काम आसान हो जाता है। तो 1.59 और 1.59 डिवाइडेड बाय 1.41, ठीक है। इस तरीके से केसी आ गई, और हमें केपी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, केपी इज इक्वल टू केसी और यहाँ पर आरटी कर देंगे, और इस तरीके से हमारी केपी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस वे वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। और केसी की वैल्यू जो है यहाँ पर 1.79 आई। अगर वो ये पूछता है वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी, तो केसी इंटू आर टी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, वो 1 है, ठीक है ना। प्रोडक्ट साइड में 2 मोल बन रहे हैं और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 ही मोल बन रहा है, तो डेल्टा एन कम्स आउट टू बी 1, ठीक है। Moving on to problem statement 7.4, the value of Kc is 4.24 at 800 degree Kelvin। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है जो कि बैलेंस्ड है। Calculate the equilibrium concentration of CO2 H2 CO H2 at 800 degree Kelvin if only CO and H2O are present initially at concentration of 0.10 m each, ठीक है। जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो उस वक्त इनके कॉन्सेंट्रेशन जो थे वो 0.1 मोल थे और 0.1 मोल थे। अब जब रिएक्शन शुरू हुआ तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, इनकी कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, और धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। भाई रिएक्शन तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता ही है। तो मान लिया कि कितना घटा, एक्स नंबर ऑफ मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर रिएक्ट करते हैं तो एक्स नंबर ऑफ मोल्स H2O के भी करेंगे एज पर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे इनका जो डिकम्पोजिशन हुआ वो एक्स हुआ, तो बना कितना, यहाँ क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो यहाँ पर बन रहा है यहाँ एक्स और एक्स, ठीक है। इस तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबकी कॉन्सेंट्रेशन हमने पता लगा ली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका फॉर्मूला यूज करते हुए एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अब देखो भाई, केसी की वैल्यू 4.24 है, यानी कि ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो रहा। ये रिएक्टेंट्स थोड़े से ही टूट रहे हैं और थोड़े से ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा होता, 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा होता
तो x की वैल्यू ज़्यादा आती, और अगर 10⁻³ से भी कम होता किसी की वैल्यू तो x की वैल्यू बहुत कम आती, बहुत कम आती। तो हम जो है ना उस केस में x को हम लोग नेगलेक्ट कर देते और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते, बड़ा आसानी से हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि kg की वैल्यू 4.24 है, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो x जो है एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन सा ज़्यादा था, 0.1 ही था। तो यानी कि डेफिनेटली इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हुए। ठीक है, और कोई उपाय है नहीं। फाइन, और हमें दिस वे वी विल गेट टू वैल्यूज। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.1 मोल, तो भाई 0.194 तो हो नहीं सकता ऐसा तो होगा नहीं कि शुरू में 0.1 मोल था और फिर बाद में 0.194 हो गया, तो ये नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0.067। ठीक है, अच्छी बात है। तो ऑलराइट देन, तो फाइनली जो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा CO2 का और H2 का वो 0.067 होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O कॉन्सेंट्रेशन जो होगा 0.033 होगा। ठीक है, ठीक सवाल था, ठीक ठाक था। ठीक है, इस ढंग के काफी सारे क्वेश्चंस हमें आने वाले टाइम में करने हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 7.5 फॉर द इक्विलिब्रियम NOCl। NOCl और ये रिएक्शन जो प्रोसीड होता है और NO और Cl2 देता है। 3.5 इंटू 10⁻⁻6 बहुत कम है, बहुत कम है, यानी कि टूटा ही नहीं है ये, हल्का फुल्का थोड़ा सा ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स, और बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एन कितना है भाई, डेल्टा एन जो है वो 1 है। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू आई, और के सी हमें पहले से दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर टी। आर की वैल्यू 0.0831 लेंगे और 1069 ये हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे एंड के पी कम्स आउट टू बी 0.033। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस वे ये जो टॉपिक था 7.4 वो हमने कंप्लीट कर लिया, और होमोजीनियस फेज में किस तरीके से रिएक्शन होते हैं और किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम मेजर करते हैं, इसको हमने देखा एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो लिक्विड फेज में या फिर गैसियस फेज में, Kp एंड Kc। ठीक है, so thank you very much, and if you like this video then please do like, share and subscribe this channel, and God bless you all.